ओके जी। बहुत ही प्यारा दिन, बिकॉज एक नया चैप्टर शुरू करने का मौका मिल रहा है। ओके, सो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बिजनेस लॉ से एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर की, जिसका नाम है दी कंपनीज एक्ट 2013। जब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो पहले पहले लेक्चर में ये क्लियर कर दूं, इट्स अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में, डिटेल में इस एक्ट की ज़रूरत पर बात करेंगे। कुछ बेसिक टॉपिक भी कवर करेंगे, बट मेजॉरिटी पोर्शन लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट होने वाला है। तो क्या सर लेक्चर नंबर 1 ना देखें क्या? अरे नालायक बगैर इसके कुछ नहीं होगा। ये बेस चैप्टर बनेगा आपका, है ना, और उस चैप्टर का ये बेस लेक्चर बनेगा। आइए समझते हैं। जब हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम एक ऐसे एक्ट की बात कर रहे हैं जो कंपनी एक्ट, कंपनी को रेगुलेट करेगा। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं किस एक्ट की? हम बात कर रहे हैं दी कंपनीज दी कंपनीज एक्ट 2013 की। आपके मन में ये फीलिंग आना शुरू हो गई होगी, अच्छा अच्छा, ये तो वो एक्ट है जो हमारे पैदा होने के बाद आया। नहीं नहीं, ये एक्ट तब से है ना, जब तुम पैदा हुए थे ना, हम पैदा हुए थे। इसका मतलब ये है, ये जो एक्ट 2013 लिखा देख रहे हैं आप, ठीक इससे पीछे ये 2016 नहीं होता था, ये 1956 हुआ करता था। इससे भी ठीक पीछे वो 1980s में था। तो ये दिमाग में ऐसे 18 सन 1800 के आसपास था। तो ये दिमाग में अपने डाल दें पहले पहले कि कंपनीज एक्ट 2013 नहीं है, ये 1956 है मेजरली इंडिया के लेवल पे अगर हम बात करें। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, समझाता हूँ। अगर आप किसी भी पुरानी कंपनीज की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, रिलायंस ग्रुप की बात करें, जिन भी पुरानी कंपनियों की, भारत की कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जब आप इन कंपनियों की बात करेंगे तो आपको एक बात क्लियर होगी। वो क्या है कि ये कंपनियां 2013 के बाद नहीं आई, ये कंपनियां सन 1900 से चल रही हैं। तो मतलब साफ है कि अगर कोई एक्ट, समझ के लो, अगर कोई एक्ट क्रिएट किया गया है तो उसके पीछे मेजर पर्पस क्या है दोस्त? हमने कहा सर उसके पीछे जो मेजर पर्पस है वो रेगुलेट करना है। किनको? कंपनीज को। कंपनीज को सर, कौन सी कंपनीज? जो इनकॉर्पोरेट हुई होंगी, इनकॉर्पोरेट हुई होंगी अंडर दिस एक्ट। जैसे मैं यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट लिख देता, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में इशू क्या है कि बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड के अंडर में सिर्फ कंपनी नहीं आती, एलएलपी भी आ जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आ जाती है। तो यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिख सकते। कंपनी एक्ट क्या करता है जनाब? रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। हमने कहा सर रेगुलेट किसको रेगुलेट करता है? अच्छा एक बात बताओ, रेगुलेटर करता है, रेगुलेटर जो वर्ड है, रेगुलेटर क्या करता है? हमने कहा सर वो गैस को स्लो और फास्ट करने की कैपेबिलिटी है, उसमें क्षमता है कि जो सिलेंडर, गैस का सिलेंडर जो गैस फेंक रहा है, जो गैस थ्रो कर रहा है, उसमें जो फ्लेम, जो आग लग रही है, उसको स्लो करना है, हाई बीम पे करना है, क्या करना है? रेगुलेटर्स की पावर रखता है। दैट मीन्स अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं पावर किसके पास है? किसी भी कंपनी को, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी, रजिस्टर्ड हुई होगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, 2013 यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना जरूरी है, और वो क्या है? अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ, या एनी प्रीवियस एक्ट ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है, ध्यान से ध्यान से, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, नॉट एक्ट, और एनी प्रीवियस लॉ, या फिर किसी प्रीवियस लॉ में। सर ये प्रीवियस लॉ का मतलब क्या है? पहले इसी को कहा जाता था, लिख लेना इसको, द कंपनीज एक्ट 1956। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं, तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी, तो ग्रेजुएशन के दौरान हम लोग पढ़ते थे कंपनीज एक्ट 1956।
बट जो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था तो उस दौरान, उसके 3-4 साल बाद की बात है, अमेंडमेंट आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। चलो, तो ये सबने समझ लिया कि हाँ सर, कंपनी रेगुलेट होगी, उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है, कंपनीज एक्ट 2013। ये सबको क्लियर हो क्या? एक बार चैट में कंफर्म करो जल्दी से, चलो फटाफट कंफर्म करो। कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी, उस कंपनी की रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है? हमने कहा कंपनीज एक्ट 2013। और एनी प्रीवियस लॉ, मतलब अगर वो कंपनी बहुत पुरानी है तो 2013 से पहले की है तो कंपनीज एक्ट 1956 उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ओके, अब अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि बड़ा भारी, बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए, हमने भी एक बात समझ ली, अगले पर चलिए। अब जब तक लालच ना मिले मजा नहीं आता, है ना? आ जाइए मेरे साथ, लिखिए कॉपी में। जैसे इससे पहले के जो हमने चैप्टर करे, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एलएलपी एक्ट, वो दोनों 6-6 नंबर के चैप्टर हैं। उनमें से एक ही एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें ज़्यादा ऐसा मार्क्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर है। तो आइए मेरे साथ, प्लीज़ नोट डाउन करें, क्योंकि अब आप सही मायने में कुछ तगड़ा पढ़ रहे हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि अगर एक बार ये पता लग गया ना, तो आपको एक रास्ता मालूम चल जाता है, डायरेक्शन पता लग जाता है, ओके ऐसे ही करना है। तो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सबसे पहले समझना है, कंपनीज एक्ट 2013 21 मार्क्स का चैप्टर है। फील लेते चलो, कितने मार्क्स बोले सर? 21 मार्क्स बोले। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे? ये मान के चलिए कि 5 नहीं, 5 लिखना गलत होगा, 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हाँ, 3 क्वेश्चन के 6 पार्ट हो सकते हैं, मतलब 6 टॉपिक हो सकते हैं, मतलब हर क्वेश्चन पे 2-2 पार्ट कर दे, ये पॉसिबिलिटी होती है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इसको समझना और याद करना इतना आसान है। देखिए इधर, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा, प्लीज अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा, मोर और लेस जो मैं बता रहा हूँ वही होता है। आप किसी भी अटेम्प्ट को उठा के चेक कर लें, अनटिल एंड अनलेस कि इंस्टीट्यूट बिल्कुल ही कुछ अतरंगी करने पर आ गया, तब नहीं कह सकता कि हाँ एकदम ही कुछ कहता कि भाई कोई ना समझ पाएगा, वो वाली बात नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ वही होता है। क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है? क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी पर, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी पर, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी पर कंपनीज एक्ट 2013 का क्वेश्चन रहेगा। क्या बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? आ जाइए, दी कंपनीज एक्ट 2013, दी कंपनीज एक्ट 2013, दी कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पर क्वेश्चन होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या कैटेगरी, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, वो समझते हैं। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, सारा बात करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे थोड़ी क्लैरिटी आई होगी आपको। अच्छा ये सुनिए, इधर लिख लीजिए प्लीज। पीपी का मतलब यहाँ पर है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसको अतरंगी लोग अपनी भाषा में इसको क्या कह देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोलेंगे तो तुमको फील नहीं आएगा, फिर तुमको बोलेंगे बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यू आर लाइक अरे सर इतनी खतरनाक बात। तो ये हो गया पीपी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? डीक्यू। ये क्या है जी? ये है डायरेक्ट क्वेश्चन। सर क्या डिफरेंस होता है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होती है वो किसी कंसेप्ट पर बेस्ड होती है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज को अंडरस्टैंड करके आंसर देने की, अनसीन पैसेज लुक लाइक, एक अनसीन पैसेज जैसा होता है, उसको अंडरस्टैंड करना है। किसी टॉपिक, किसी कंसेप्ट, किसी लॉ का प्रोविजन लगाना है कि उसमें क्या हुआ था। लुक लाइक अ स्टे डिसीज, क्या बोला हमने? लुक लाइक अ स्टे डिसीज, टू स्टैंड बाई दैट विच इज डिसाइडेड। जो पहले हुआ है डिसाइड, उसी के साथ स्टैंड करना है। मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपसे क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि जरा बताइए कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल पर बेस्ड।
ये प्रॉब्लम हुई है, आप बताइए सोल्यूशन क्या होगा। आपने कहा सोल्यूशन क्या होगा, वेरी सिंपल। आप इसका सोल्यूशन कैसे देते हो, आप इसका सोल्यूशन देते हो स्टेटिस्टिक्स के लेवल पर। क्या मतलब है, टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। आप प्रोविजन लिखेंगे, फैक्ट लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखते हो तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम जिस कंसेप्ट पर, जिस टॉपिक पर, जिस लॉ पर बेस्ड है, उसमें जजमेंट, डिसीजन, कंक्लूजन क्या आया था, उसी को बेस बनाया जाता है, अपना आंसर फ्रेम कर दिया जाता है। इतना सिंपल है, केस स्टडी नहीं होती। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सर डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय, डिफाइन, डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन, है ना, शॉर्ट ब्रीफ करिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक बात है। अब मेरे साथ है ये दी कंपनीज एक्ट 2013 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है, और कैसे पूछी जाती है उस पर ही बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से, प्लीज नोट डाउन करें। 4 मार्क्स 3 मार्क्स मिला के दोनों का 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन। समझ गए। अब वहाँ पे 2 पार्ट है। पॉसिबल है कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बहुत बड़ा कर दे, 7 नंबर का एक ही क्वेश्चन कर दे। इधर आइए, दी कंपनी 2013 में डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है, अगेन यहाँ पर भी 1 2 4 मार्क्स 3 मार्क्स, टेक्निकली 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, मतलब 2 टॉपिक, या फिर 7 मार्क्स का कोई एक टॉपिक और बोले इसी को एक्सप्लेन कर दो, तो भी पॉसिबल है। तीसरे पर चलते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होगा, अगेन सिनेरियो सेम है। मैं ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो यहाँ फिट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। आ जाओ, 4 मार्क्स 3 मार्क्स और दोनों को ऐड ऑन करके 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और इस तरीके से जो हमने ऊपर बात करी थी कि इंस्टीट्यूट आपका ये एक्ट कितने मार्क्स में लेके जाता है, 21 मार्क्स में। इस तरीके से पेपर बनता है। मान लो किसी एक बच्चे के दिल में भी है कि सर क्या ये ऐसा ना हो चेंज हो जाए पेपर में। ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिया है बच्चों, ये ICAI का पेपर पैटर्न है। मतलब ICAI जब अपना पेपर लेता है तो वो ऐसे ही देता है, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पे, क्वेश्चन नंबर 3 के बी पे। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ओके हम पेपर देखेंगे, हमको पता हो क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 2 का बी, 3 का बी कंपनी जैक से है, क्वेश्चन नंबर 1 का भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब उसे कंसेप्ट जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी ओके ओके है। ठीक है, लेकिन सिलेबस हम 100% पढ़ेंगे, जुगाड़ वाला काम नहीं। तो यहाँ तक समझ लेने के बाद अब लेवल को थोड़ा बढ़ाया जाए, प्लीज़ मेरे साथ आएँ। जैसे मैंने बोला इट्स इंट्रोडक्टरी क्लास, तो बहुत डेप्थ में नहीं घुसेंगे, बट यस हम पूरा माहौल समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, इस पर चलने से पहले पहले ये समझते हैं, प्लीज़ मेरे साथ आएँ, ध्यान दीजिए। हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। समझिए, ये कुछ बच्चे हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इनके साथ एक धोखा हो जाता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझना है जो मैं बोलने चल रहा हूँ, है ना। और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ। बच्चा बोलता है क्या बात कर दी सर आपने, समझाता हूँ। कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के साथ लूप होल क्या है कि ये जब क्लास 11th में होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा कंपनी पढ़ लेते हैं। इनसे पूछो कंपनी क्या कहते हैं, सर आई नो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुएशन कॉमर्शियल विद सेपरेट लीगल एंटिटी। यस सर आई नो। तो ठंड रखो जरा, वो जो आपने पढ़ा वो बस कंपनी की मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स पढ़े। कहते नहीं सर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, उसमें डिफरेंस से पढ़ा हुआ है। वेरी गुड, बट यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऊपर ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू नहीं लेना, डेप्थ में घुसना पड़ेगा कि कंटेंट क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, टेबल ABCDE मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बात करता है, टेबल FGHIJ टेबल्स, प्रॉपरली टेबल्स में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बात करता है, कंपनी का लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या है। समझिए, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में है तो आपको हेलीकॉप्टर व्यू नहीं लेना है। सस्ता अकाउंटेंट बनने के लिए हेलीकॉप्टर व्यू लेना पड़ता है।
आप जब सीए बनना चाह रहे हैं तो आपको डेप्थ में घुस के पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को अवेयर होने की ज़रूरत है। लेक्चर नंबर 1 से बात कह रहा हूँ कि जब जब आपको कोई ऐसा ही टॉपिक पढ़ाया जाए जहाँ पर आपको ये फीलिंग होती है ये वाला हो जाएगा, वहीं रुकना है, समझना है और ज़्यादा मेहनत से पढ़ना है। समझ गया ना सब लोग? कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को ये बात कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि प्योर हार्डवर्क करते हुए वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करनी है। मेक इट लाउड एंड क्लियर इफ पॉसिबल। बोल के पढ़िएगा अपनी किताब को। तुम्हें लग रहा होगा अरे सर ये तो नर्सरी वाली बात है, क्लास 3rd 4th के बच्चों को बोली जाती है। मेरे लिए तुम वैसे ही हो, क्योंकि अगर तुम सही बीज बोऊंगा तुम में तो फाउंडेशन बेहतर निकलेगा। सिर्फ पास नहीं होगे, बेहतर पास होगे। फिर इंटरमीडिएट में तुम मुझे याद करोगे बस कि हाँ सही टीचर मिल गया था, पास हो गए। इंटरमीडिएट भी, फिर फाइनल भी। दिस इज द अप्रोच। आ जाइए, तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार चेक करते हैं, है ना। एक आइडिया लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आप अपना आईसीआई का मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं साथ में। हमें सबसे पहले कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं तो कंपनी की डेफिनेशन, मीनिंग ये तो पढ़नी है। अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कंपनी के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स में क्या हम कुछ अतरंगी पढ़ेंगे? नहीं, जो हमने एलएलपी एक्ट पढ़ते वक्त पढ़ा है वही सेम डिक्टो यहाँ पर हो जाएगा। क्या कुछ बदला? नहीं बदला। मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ, मेरे साथ आइए, प्लीज़ आइए, ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या हमने एलएलपी में पढ़ा था? द आंसर इज यस। क्या हम कंपनी एक्ट में भी पढ़ेंगे? द आंसर इज अगेन यस। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, फ्रॉम इट्स ओनर्स, फ्रॉम इट्स फाउंडर, फ्रॉम इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दैट मीन्स कंपनी अलग रिस्पॉन्सिबल होगी, उनके मेंबर, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। सेकेंड, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। आप जितने की गारंटी देंगे एज अ मेंबर, आपकी लाइबिलिटी वहीं तक है। आपका जो अमाउंट अनपेड है एज अ शेयर होल्डर, आपकी लाइबिलिटी वहीं तक है। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, दैट मीन्स आपकी लाइबिलिटी कंपनी में कैसी है? लिमिटेड नेचर की। तीसरे पर आइए, परपिचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में डाई, मेंबर्स में रिटायर, मेंबर्स में एडमिटेड, बट द कंपनी रन फॉर एवर। कंपनी चलती रहेगी। क्यों? बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी बेस्ड है। क्या हमने एलएलपी में डिस्कस करा है? हाँ, तो वही बातें हो रही। अगला, आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल क्यों है? सोचिए 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 सर, आर्टिफिशियल क्यों है सर? हमने कहा कंपनीज क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड बाई, बताओ बताओ बताओ। क्रिएटेड बाई, हमने कहा सर आर्टिफिशियल पर्सन पे थोड़ी सी चर्चा करने का दिल कर गया तो कर ही लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों। हमने कहा सर आर्टिफिशियल पर्सन मतलब यस इट इज अ लीगल पर्सन। मेरे साथ ये आप नोट कर लें, यस इट इज अ लीगल पर्सन। हाँ ये एक लीगल पर्सन है। क्यों? बिकॉज हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। भाई कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया है, तो हमारा कहना बड़ा ज़रूरी है कि हाँ ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वैसे ही कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन उसी के अपोजिट में ये एक लीगल पर्सन भी है। लीगल पर्सन होने के राइट्स क्या होते हैं? कंपनी केस कर सकती है, कंपनी पर केस किया जा सकता है। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या? हमें लगा लीगल पर्सन जैसे हम आप, तो बात नहीं है। क्यों? बट इट इज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई सिटीजन नहीं है। नॉट अ सिटीजन। जहां पर आप बोलते हैं कि ये भी हमारी भारत की नागरिक है। सर ऐसे कैसे सर? अभी तो आपने कहा पर्सन है। हमने कहा पर्सन तो है लेकिन सिटीजन नहीं है। तो सर सिटीजन कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है? मैंने बोला एक बात सुनो, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है तो इसके लिए कुछ तो फ्रेम करा गया होगा, कोई फ्रेमवर्क होगा। आपने बोला हाँ सर होगा। बच्चा बोला हमने तो नहीं बोला। अरे होगा ना, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। तो प्रॉब्लम अगर बहुत बड़े लेवल पर है तो उसके लिए कोई फ्रेमवर्क बनाया गया होगा। तो हमने कहा हाँ फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या है? कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ सिटीजन है, भारतीय नागरिक है नहीं है, कैसे डिसाइड होगा? हमने कहा बड़ा सिंपल है। कैसे?
सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना दिया गया और मैटर को क्लोज कर दिया गया। क्या तुमको ये बात समझ में आ गई? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये बात लिख दी कि भैया ये एक्ट डिसाइड करता है। मान लो बच्चे के मन में आया, सर क्या डिसाइड करता है सर? यही वो एक्ट है जो बताता है तुम हम स्वदेशी हैं, वो गोरा आ रहा है विदेशी, ऐसी बातें करते हैं ना हम। आओ मेरे साथ लिखना लिखना। इट हैज़ नेशनैलिटी, जैसे समझिए सिटीजनशिप एक्ट क्या बोला, ये बात कर रहा है भाई साहब आपकी नेशनैलिटी क्वेश्चनेबल है, नागरिकता भारतीय है कि नहीं है, आप रेसिडेंस कहाँ के हैं, रहने वाले कहाँ के हैं। जब तुमने देखा ना तुम्हारे आधार कार्ड पर बढ़िया सी डिजिट प्रिंट हुई, चलो छोड़ दो, तुम्हारे मकान का एक नंबर अलॉट किया गया, तुमने काहे नहीं बोला हम मकान नंबर नहीं लेंगे, सरकार के निकाल इसको बाहर फर्क समझना, तुमको मकान नंबर दिया गया, तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा कि हमारा सेक्टर ये लगता है, इस सेक्टर के इस नंबर पे हमारा मकान क्यों है, कभी नहीं सोचा। हमारे लिए पिन कोड क्यों अलॉट हुई, कभी नहीं सोचा। कहते नहीं सर डाकिया डाक लाया, हमको बहुत मजा आया। इसको सोचने की जरूरत क्या है? बच्चे, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे राइट क्वेश्चन नहीं पूछते, पूछा करो, हैबिट बनाओ। जब तुम्हारे दिल में बात आई कि तुम्हारे मकान के सामने नंबर क्यों लिखा है, तुम्हारा मकान किसी सेक्टर में क्यों डिवाइड है, कि सेक्टर 5 है, सेक्टर जे है, सेक्टर आई है, सेक्टर जी है, क्यों है? सवाल होना चाहिए ना। तुम्हारे मकान में नंबर क्या है? अब मान लो इसी में इसको एक बच्चा बैठा होगा बैच में जो बोलेगा सर गांव में नहीं होता सर, पता करो गांव में भी नंबर अलॉट होते हैं, गांव में भी मकानों के नंबर होते हैं। ये अलग बात है कि गांव वाले ऐसे प्रिंट नहीं कराते कि बढ़िया नेम प्लेट लगवा दी, नहीं कर रहे वो, लेकिन होते हैं। अब जहां पर नंबर अलॉट नहीं होता, सुनना आप बहुत ध्यान से, जहां पर नंबर अलॉट नहीं, झुग्गी झोपड़ियों पर, सड़क के किनारे, पाइपों पर, जहां पर नंबर अलॉट नहीं बट स्टिल लोग रह रहे हैं, रेसिडेंसी है, तो वो क्या हो जाती है दोस्त? क्वेश्चनेबल हो जाती है। जब तुम न्यूज़ चैनल पे देखते हो ना कि भारत सरकार का कड़ा फैसला, ये झुग्गी झोपड़ी हटा दी जाएंगी, फिर कुछ लोग आए छाती पीट लगा रहे, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ये सरकार नहीं कर रही, सरकार तो सिर्फ डिसीजन ले रही है। जो काम हो रहा है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में हो रहा है कि नेशनैलिटी चेक करो और रेसिडेंशिप चेक करो। सर ये जरूरी क्यों है सर? इस पर बात करना बहुत अहम है। सर जरूरी क्यों है सर? मान लीजिए आपके देश का एक एरिया है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं हमेशा एक बात पे बिलीव रखता हूँ कि जब आपको देश समझना है तो आप अपना घर समझिए, देश और आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि देश समझने में आए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। घर समझते हैं। आपका एक घर है और हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि आपका घर एक 4 BHK घर है, मतलब उसमें 4 कमरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कमरे में एक एक व्यक्ति रह रहा है, कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं है, घर अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उस एक एक व्यक्ति की शादी हो गई, हर कमरे में अब 2-2 व्यक्ति रह रहे हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? अरे यार एक एक कमरे में 2 लोग तो रह ही सकते हैं। एक व्यक्ति जिसकी शादी हुई, अब उसके एक एक बच्चे हैं, क्या अभी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अभी प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोग 1 BHK लेके रहते हैं। अब उनके 2 बच्चे हो गए, अभी कोई प्रॉब्लम? अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोग 2 बच्चे लेके रहते हैं। अब कुछ वक्त हुआ, वो बच्चे बड़े हुए, उन 2 बच्चों की भी अलग अलग शादी हो गई, अब उनके भी 2-2 बच्चे, अब उनके भी 2-2 बच्चे, अब उनके भी 2-2 बच्चे। ये क्या था दोस्त? ये देश का क्षेत्रफल है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई? हमने कहा नहीं, अभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, लोग ही तो हैं सर, सर जीव जंतु थोड़ी हैं सर, इंसान है सर, हम्बल होना चाहिए सर। हमें लोगों के बारे में, हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सोचो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम कह रहे तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा, बिल्कुल सोचो। लेकिन ये बात है आज से 60-70 साल पीछे की। अब क्या हुआ? जिन बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे होते गए, वो भी बड़े होते गए, वो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। अब मुद्दे पर आते हैं। रोड, ध्यान देना, एजुकेशन, ध्यान देना, अब ध्यान देना, मजा आएगा तुमको। मेडिकल्स, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देते चलो बस।
फूड, वाटर, सॉइल, एयर। फिर अचानक से लोगों ने छाती पीटना शुरू करी, बहुत पॉल्यूशन है, बहुत ट्रैफिक है, मेडिकल फैसिलिटी पूरी नहीं हो पा रही, बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पा रही, स्पेस ही नहीं है, ज़मीनें कितनी महंगी हो गई। कैसे? अब ये सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ, तुम मुझे जवाब दो, ये हुआ कैसे? जब भी कोई चीज़ प्लान करी जाती है, आप मेरे बैच में हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक बना के छोड़ूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। बैच जिस दिन एंड हो रही होगी तुम्हें फील करोगे कि पढ़ा भी गढ़ा भी सर ने, गढ़ा इन द सेंस डिज़ाइन स्ट्रक्चर दिया तुमको। समझो, जब हमने काम शुरू करा, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास घर होगा, बट घर में इतना स्पेस नहीं होगा कि वहाँ पर 2 कारें पार्क कर दी जाएं। हो सकता कुछ घरों में कारें भी ना हो, इट्स ओके। लाइव चैट मुझे आंसर करो, क्या आप में से किसी का घर ऐसा है जिनमें 2 कारें, हम घर के अंदर गेट खुले और घर के अंदर 2 कारें पार्क हो जाएं? कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास ऐसा स्पेस नहीं होगा। जैसे मेरा भी जो पैतृक घर है, मतलब मेरा जो मेन घर है, वहाँ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? उस टाइम नहीं सोचा गया इतना ना कि हाँ हम पे बहुत सारी कारें होंगी, हम धीमे धीमे पैसे अर्न करेंगे, हम इन चीज़ों में भी सोचा ही नहीं गया। मतलब अगर हम ये कहना शुरू कर दें, समझो समझो समझो, अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई, प्रॉपर प्लानिंग क्वेश्चनेबल थी, अल्टीमेटली रेसिडेंसी नहीं चेक की गई, ये माना गया अहिंसा परमो धर्मा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व वाले लगे पड़े हैं और हम कह रहे हैं विश्व का कल्याण, विश्व वाले कहते हैं हाँ सही है, हम कहते हैं विश्व का कल्याण, वो धड़ 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 विश्व का कल्याण हो। कब तक कहेंगे कल्याण हो? एक मोमेंट तो आएगा ही जहाँ में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो क्या डिसीजन सिर्फ ये कि हम बम मार दें? बिल्कुल नहीं। डिसीजन क्या है कि पहले तो हम ये चेक करें, क्या दिस कॉल्ड नेशनैलिटी एंड रेसिडेंशिप, कि ये जो लोग हैं ये कहाँ के हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी यहाँ पर लोड क्रिएट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर लोड क्रिएट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर लोड क्रिएट कर रहे हैं। वो लोग इस रोड पर दिख रहे हैं जहाँ पर तुमको लगता है बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। सर ज़्यादा ट्रैफिक होने से इंसान की प्रोडक्टिविटी घटती है और हेल्थ के पैरामीटर्स डाउन होके मेडिकल पर लोड बढ़ता है, बेसिक बात है। हाँ जी, तो अब आते हैं फिर से यहाँ पर। तो हमने क्या चेक करनी है? नेशनैलिटी एंड रेसिडेंशिप। कैसे चेक होगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में। और ये डिसाइड करके देगा, ध्यान से, ये डिसाइड करके देगा कि आप स्वदेशी हैं, डोमेस्टिक हैं, या फिर आप विदेशी हैं, फॉरेन हैं। बट मुद्दा क्या है, जब आप पढ़े लिखे स्तर से पासपोर्ट वीज़ा सब लेके आएंगे तो हम बताएंगे कि ये विदेशी हैं। लेकिन अगर आप चुप पे चले आएंगे तो ना हम बताएंगे ना आप किसी को बताना, आप रहना झुग्गी झोपड़ियों में धीमे धीमे धीमे। ये जो देश का क्षेत्रफल, तुम्हारे घर के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल एरिया तो बढ़ा नहीं सकते, तो वहीं धीमे धीमे एक्सप्लोड होगा फिर। तो वो हालत हो रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें बड़ी भारी बात करी हमने आर्टिफिशियल पर्सन पर, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन जब तक है तब तक ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी क्रिएटेड बाय द लॉ एंड कैन बी वाइंड अप डिसॉल्व बाय द लॉ। जब चाहो तब तुम क्रिएट कर दो, जब चाहो तब तुम डिसॉल्व कर दो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन इनका क्या करें जो भरते जा रहे हैं, इनको कैसे? अगर तुम मारने पर आ गए तो भी हाय तौबा मच जाएगी, कर ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। बात तो ठीक है, लेकिन ये जो गलत हो रहा है एक बार इसके थ्रू जाइए ना, सिंपलीफाई कर दिए चीज़ों को। देश पर लोड नहीं होना चाहिए, इतनी सिंपल बात है हमारी। देश पर लोड होगा तो वो सिर्फ देश पर नहीं होगा, बजट पर भी चोट होगी, देश के बजट पर चोट होगी। लेट मी एक्सप्लेन। जब मैं बात करता हूँ रोड, जैसे मैंने बोल रोड लिखना थोड़ा सा शॉर्ट हैंड हो गया, इसको हम करते हैं ट्रांसपोर्ट। जो अर्न कर रहे हैं वो फ्लाइट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं या फिर वो लग्जरी ट्रेनों का यूज़ कर रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन यूज़ नहीं हो रही क्या भारत में? अब बच्चा बोलेगा हो तो रही है। झाड़ू लगाने वाला उसमें टहल कैसे रहा है? पैसे मांगने वाला ट्रेन के अंदर कैसे टहल रहा है? कैसे? तुम बोलोगे सर वो क्या करता है, तुम सीट पे बैठे हो, आए उसने 2 झाड़ू मारी,
ये तुम्हारा काम है, तुमने ट्रेन के टिकट लिए हैं अगर क्वेश्चनेबल है, अगर तुमने ट्रेन के टिकट लिए हैं तो ट्रेन की क्लीनिंग का अलग डिपार्टमेंट है, सेक्शन डी होता है, नहीं सेक्शन मतलब लॉ वाला सेक्शन नहीं। जॉब में भी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी होती है, उनको सैलरी दी जा रही है इसीलिए कि वो ट्रेन के डिब्बे कंपार्टमेंट साफ रखें। लोग आए आपके सामने झाड़ू लगे, 5 रुपये ले लिया, वो झाड़ू लगाने चढ़ा कैसे ट्रेन में, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन तुम इमोशनल हो जाओगे, मैं भी दे देता हूँ अगेन इमोशनल एंगल जो हमारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस चक्कर में बम फट जाए तो समझ जाओ इसको जरा। आते हैं यार कॉमन सील की बात कर लेते हैं, चलो कॉमन सील। अब जैसे एलएलपी में बात की गई थी सेम वैसे ही कॉमन सील ऑप्शनल हो चुकी है। और सर ऑप्शनल का मतलब क्या है? सर ऑप्शनल का मतलब ये है, ऑप्शनल का मतलब ये है अमेंडमेंट बदलाव आए थे, अमेंडमेंट इन 2015 में कुछ बदलाव आए, उसके बाद ये कहा गया कि आप कॉमन सील अथराइज सिग्नेचर लेना चाहते हैं तो भी ठीक, नहीं चाहते हैं तो भी ठीक। थोड़ा और आगे बढ़िए, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मालिक कोई और हो सकता है, मैनेज कोई और कर सकता है। सर मतलब अंबानी खुद नहीं चला रहे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उसके लिए मैनेजमेंट अलग है, वही बात कह रहे हैं। अगला कंप्लाइंसेस एंड रेगुलेशन, रेगुलेट कौन कर रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, हमने कहा जी कंपनीज एक्ट 2013। सर कंप्लाइंसेस किसके अंडर में जाते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। वापस से आ जाइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमको पढ़ना है फीचर्स, सेम ऐसे ही हमको पढ़ना है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। ये क्या है, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है इसके अंदर में घुस के आएगा, किसमें, सेपरेट लीगल एंटिटी। जब लोग बोलते हैं न्यूज़ वाले विजय माल्या भागा, कहते हैं पकड़ के पहले 2-3 तमाचे, कहते विजय माल्या अलग है, उसकी कंपनी किंगफिशर अलग है चाचा, ये मान ही ना रहे, ये बताए जा रहे हैं विजय माल्या करोड़ों का पैसा लेके भागा। फिर से सवाल हो जाकर मीडिया वालों से, पैसा विजय माल्या ने लिया था? नहीं, पैसा उसने कंपनी के नाम हुआ था। कि फिर विजय माल्या भागा, उससे क्या मतलब है? अब इसमें हो क्या रहा है, जो आम जनता है जिसको लॉ की नहीं समझ है उसे क्या लग रहा है, सरकार हमारी चोर है बताओ इतना पैसा लेके विजय माल्या भाग गया, उसको तो नहीं पकड़ पा रहे, हम 500 रुपये का लोन लिए हमारे दरवाजे पा जाते हैं। हे परमात्मा, ये डिफरेंस है। कंपनी इज ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम द पर्सन हु ओन इट, हु मैनेज इट, हु फाउंड इट। कंपनी उनसे अलग है, और ये कहाँ अप्लाई होता है, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी पे। फिर तीसरा आता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, कैसे होगा कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो क्या रजिस्टर्ड, जैसे एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती थी कि नाम सोचो फिर उसका रिजर्व करो, फिर वो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देंगे, रजिस्ट्रार के पास जाओ, सारी डॉक्यूमेंट डिटेल स्टेटमेंट दे दो, वो चेक करेंगे, सब कुछ वेरीफाई करेंगे, सही है तो आपको सर्टिफिकेशन इशू कर देंगे इनकॉर्पोरेशन का। वही बात यहाँ होगी। फिर शेयर कैपिटल की बात करेंगे, कौन कौन से टाइप की शेयर कैपिटल होती है, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड अप, रिजर्व, ये एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी बस एक चैप्टर ओवरव्यू है। फिर शेयर्स क्या होते हैं, यहाँ पर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर की बात करी जाएगी। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसके कंटेंट क्या होते हैं, इसके टेबल्स क्या होती हैं, इतनी बातें करी जाएंगी। जैसे ऑब्जेक्ट एंड स्कोप की बात होगी, और ये बताया जाए कंपनी MOA के बियॉन्ड नहीं जा सकती है। फिर बारी आएगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, और जितना दिख रहा है सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा फिर बात करी जाएगी, ये लिख दूँ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी, डॉक्ट्राइन्स की, किसकी बात करी जाएगी, डॉक्ट्राइन्स की। जैसे कुछ नाम बता देता हूँ, आइए मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो इतने टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे तब आप ये मान लेंगे कि यस कंपनीज एक्ट 2013 आपको आ चुका है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कंपनी एंड फीचर्स, नहीं, ये उसके मेजर कंटेंट पर है। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या है, जब हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी एक केस लॉ है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, मैं बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको।
वो उसके ऊपर बेस्ड जाता है। जब हम बात करते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट होने की, तो हमें बताया जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कैसे होगी, है ना। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास डॉक्यूमेंट कैसे जाएगा, कितने दिन की वैलिडिटी होगी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, उनके पास कितने दिन की वैलिडिटी होगी सर्टिफिकेट इशू करने की, कंप्लाइंसेस कैसे कैसे होंगे, सारी बातें करेंगे डिटेल में। आइए अब जानते हैं कंपनी एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। बट उससे पहले इधर आइए, शुरू तो यहीं से करना है, चलिए ध्यान देते हैं। इट्स अ इंट्रोडक्टरी क्लास। कौन सा एक्ट है जी, कंपनी एक्ट 2013। कहाँ पर एप्लीकेबल होना, हमने भाई पूरे देश पर एप्लीकेबल होगा। कमेंसमेंट कब हुई, हमने कहा जी सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑन डिफरेंट डेट्स। नोटिफिकेशंस कहाँ आती है, ऑफिशियल गैजेट में। कब पढ़ाया, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज इंश्योरेंस कंपनी, मतलब ये सवाल है कि ये किस पर एप्लीकेबल होता है, मैं भी उसका आंसर करूंगा, पहले यहाँ ध्यान दो, ऐसा नहीं है। कंपनीज, ये जो कंपनी एक्ट है किन पर एप्लीकेबल होगा, हमने कहा कंपनी पर। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी बैंकिंग कंपनी है, कोई भी प्रोड्यूसिंग या सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कंपनी है, कोई भी स्पेशल एक्ट बेस्ड कंपनी है, या फिर कोई एंटिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है। द कॉमन थिंग इज कंपनी है ना, सिंपल बात है। कंपनी एक्ट कंपनीज को रेगुलेट करती है, वो इंश्योरेंस की हो, बैंकिंग की हो, या कोई भी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एंटिटी को बोला हो कि ये भी कंपनी है, उसको भी रेगुलेट करेगी। चलिए अब सवाल है सर कंपनी क्या है, बहुत ध्यान से। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, जिसको लॉ क्रिएट करेगा, हैविंग परपिचुअल सक्सेशन, कॉमन सील विथ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये प्यारी मीनिंग है, बट यहाँ देखते हैं थोड़ा डेप्थ में, डिटेल में। आओ, कंपनी क्या है जी, इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन क्रिएट कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कर सकता है, कोई ग्रुप मिलके कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, जिसका पर्पस क्या है, बिजनेस करना। ये एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है जो कि क्या है, सेपरेट है, जो इसको ओन करता है उससे। आगे बढ़िए। इट कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकती है। इसके अलावा ये एसेट्स एंड प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, इस पर केस हो सकता है, और ये केस कर भी सकती है अपने नेम पर, कंपनी के नाम पर। और ये क्या करेगी भाई साहब, बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन एंड ऑपरेट इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से, है ना। इट इज फॉर्म्ड बाई, कैसे तैयार होगी कंपनी, फाइलिंग आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यही अभी आप कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, ए ओ ए, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या होगा, विद द रिलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज। इट आउटलाइन द कंपनीज पर्पस, कंपनी का पर्पस बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताएंगे, ओनरशिप का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट में कौन कौन है, और जो डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी वो भी। द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाई, ओनरशिप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि किसकी मालिकाना हक कितना, जिसके पास 10% शेयर, जिसके पास 20%, जिसके पास 50%, उसके हिसाब से। विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे जो खरीदा बेचा जाएगा, उस आधार पर आप ये बता पाएंगे कि कंपनी में कितने शेयर्स किसके पास हैं, और उस आधार पर हम ये बता पाएंगे किसकी ओनरशिप कितने परसेंट की है। सिंप्लीफाई करते हैं, कंपनी क्या है, हमने कहा इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, having perpetual succession, members come go but the company run forever, based on separate legal entity concept। और कंपनी में जो मेजर थिंग है क्या है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जहाँ पर कंपनी की ओनरशिप, मैनेजमेंट और बिजनेस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड करा जाएगा। चलिए ये सारी बातें भी हो गई। टेक्निकली हमको इस पूरे एक्ट में इतना पढ़ना है आज। अभी हमने आपसे डिस्कस करा है कंपनी की मीनिंग, कंपनी के फीचर्स और चैप्टर की हिस्ट्री, ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है।